जमा हुए हैं जमहूरियत बचाने के नाम पे, जिन्होंने पिछले 10 साल मुल्क को लूटा। इन सब का एक मकसद है कि किसी तरह इमरान खान को जोर लगा के NRO ले लो, ताकि इमरान खान इनकी करप्शन और चोरी को माफ़ कर दे। जरदारी और उसका बेटा उधर से शरीफ डरे हुए एहतसाब से। जो लोग इक़्तिदार में आके लोगों का पैसा चोरी करते हैं, जब तक मैं इनको शिकस्त नहीं दूंगा, हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा एहतशाम। इस वक्त मुल्क का सियासी दर्जा हरारत अरूज पर है। एक तरफ इमरान खान साबिक हुक्मरानों की करप्शन पर तनकीद का कोई मौका जाने नहीं देते, वहीं पर अपोजिशन रहनुमा भी वज़ीर-ए-आज़म पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। आज वाना में जलसे से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म खूब गरजे भी और बरसे भी। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि मुल्क लूटने वालों को किसी सूरत भी माफ नहीं करूंगा। उन्होंने एक बार फिर कहा कि मैं कोई NRO नहीं दूंगा। लेकिन इस सियासी गर्मा गर्मी में आज उन्होंने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को की बजाय साहब कहने की बजाय उन्होंने साहिबा कहकर मुखातिब किया। इनका एहतसाब करने, और जब तक मैं जिंदा हूं, ना कभी कोई NRO होगी, ना मैं इनको माफ करूंगा। जब तक मैं इनका पैसा वापस नहीं लेके आऊंगा। बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह मैं कोई कागज की पर्ची पे नहीं आया था कि जी मुझे वालदा ने जायदाद में पार्टी दे दी है। बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह मैं कोई कागज की पर्ची पे नहीं आया था। मैं तो और फिर वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान के बाद मुल्क भर में एक नई बहस छिड़ गई है और कई सवालात भी उठे। वज़ीर-ए-आज़म के हिमायती इनका दिफा एक बार फिर से कर ये कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की जुबान फिसल गई, जबकि अक्सरियत इस बयान को जुबान फिसलना नहीं कह रही, बल्कि कहा यह जा रहा है कि जानबूझकर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी को साहब की बजाय साहिबा कहा गया। इस बयान के बाद वज़ीर-ए-आज़म पर सियासी और अदबी हलकों में शदीद तनकीद की जा रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जो इन दिनों लंदन में मौजूद हैं, शहबाज शरीफ भी इस बयान पर रद्द-ए-अमल के साथ सामने आए और उन्होंने ट्वीट किया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अल्फाज नामुनासिब, शर्मनाक और काबिल मज़म्मत हैं। इससे कबल नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान की जुबान उनकी तालीम, तरबियत और ज़हनियत का खूब पता देती है। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जैसा कम ज़र्फ सियासी मुखालिफ नहीं देखा। इमरान खान के बयान पर मरियम नवाज ने भी खूब तनकीद की, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने इस हवाले से अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि मैं इस पर सिर्फ यही कह सकता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जैसे बड़े ओहदों पर एक छोटा आदमी बैठा है जो कि दरअसल सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म है। इस तरह के बयानात अक्सर हमारे सियासतदानों की जानिब से आते रहे हैं, जिसमें मुखालिफिन पर ज़ाती हमले किए गए हैं, और इस तरह की जुमलेबाजी करने वाले और जुगतबाजी करने वाले तमाम ही सियासी जमातों से ताल्लुक रखते हैं। ये कहीं एक तरफ की बात नहीं है। खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी ऐसे ही ज़ाती हमलों की जद में अक्सर रहे हैं, जबकि वो ऐसे बयानात पर खुद सख्त तनकीद भी करते रहे हैं और इसे घटिया ज़हनियत करार देते रहे हैं। लेकिन फिर भी जानबूझकर बिलावल भुट्टो जरदारी को साहब की बजाय साहिबा कहकर मुखातिब होना इस वक्त इन पर अपोजिशन की जानिब से शदीद सियासी दबाव का नतीजा भी हो सकता है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद और इनकी हुकूमत, चाहे वो वफाक में हो, पंजाब में या फिर खैबर पख्तूनख्वा में, हर तरफ ही PTI की हुकूमती कारकर्दगी को शदीद दबाव का सामना है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए हुकूमत कर पाना इस वक्त काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। उनकी तकारीर में लबो लहजा वही कंटेनर वाला है और ऐसा बयान देना किसी भी तरह वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के शायान शान तो बिल्कुल नहीं। और अब वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान के बाद इखलाकी रवैये की मुनफरिद मिसाल कायम हो चुकी है। लेकिन इस तरह के रवैये इखलाक और इजहार से मुआशरा इंतहाई गिरावट का शिकार होगा और ये सियासी कशमकश और सियासी चपकलिश मजीद भी बढ़ेगी, जिसके बायस से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआशी और सियासी बुरहान से निमटने में मजीद मुश्किलात भी बढ़ सकती हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इस बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया और कहा गया कि बिलावल भुट्टो एक कौमी सियासी जमात के चेयरमैन हैं। किसी जुगतबाज की तरह जुमलेबाजियां वज़ीर-ए-आज़म के मनसब के शायान शान नहीं। इसी पर बात करने के लिए हमने मदऊ किया है पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाज़िया मरी साहिबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाज़िया मरी साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। और सबसे पहले वाना में जलसे से खिताब वज़ीर-ए-आज़म का आज, जिस बारे में हम बात भी कर रहे हैं कि उनकी तरफ से आज एक इस तरह की स्टेटमेंट आई जो कि शायद वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के शायाना शान उस तरह से नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म खुद भी जो इस तरह की चीज़ें हैं उन पर काफ़ी तनकीद करते रहे हैं, लेकिन आज अनहोनी बात ये हुई कि उन्होंने इस तरह का एक
वार किया बिलावल भुट्टो जरदारी पर, उन्होंने साहिबा कहकर बुलाया उनको, क्या कहेंगी आप? बहुत शुक्रिया आयशा। मेरा ख्याल है कि जब आप अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने में नाकाम हो जाएं और जब आपकी नाअहली एक्सपोज हो जाए तो फिर आप इसी तरह आए बाएं शाएं करते रहेंगे या इसी तरीके के मजाक अपने भी उड़वाएंगे और अपने ऑफिस के भी उड़वाएंगे। मेरा ख्याल है इस वक्त जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो जो उनकी कारकर्दगी रही है पिछले 8 माह में, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और आज जो उन्होंने जलसे में बात की है, मैं तो ख़ुद देख के मुझे अफसोस ही हुआ। हैरानी इसीलिए अब नहीं होती है क्योंकि इन्होंने इतना कुछ कर लिया इन 8 माह में। इससे कबल भी उम्मीद तो मुझे पीटीआई की कोई ऐसी ख़ास नहीं थी, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी तो कभी समझ ही नहीं आई कि कोई है कि नहीं है। लेकिन चलें, अगर मैं मान लूँ कि इनके कोई देरीना कारकुन थे जिन्होंने एक विज़न के तहत इमरान खान को ज्वाइन किया, वो देरीना कारकुन इनके साथ नहीं नज़र आते। अब तो ये टोला है जो मुख्तलिफ जमातों से निकले हुए, जिन्हें हम सियासी यतीम कहते हैं अगर समझा जाए, तो जिनको कोई जमात नहीं मिली उन्हें पीटीआई नज़र आ गई। और वो तमाम लोग जिन पे इन्हें एतराज़ होता था, जिन पर केसेस होते थे, वो तो इनके दाएं बाएं बैठे हुए हैं। मैं 8 माह की कारकर्दगी की बात कर लेती हूँ। 8 माह की कारकर्दगी की जो हालत है, मईशत की जो हालत है, सिक्योरिटी की जो हालत है, इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे किस कदर और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। हमें अफ़गानिस्तान के इंटरनल मैटर्स की बड़ी फ़िक्र है, हमें हिंदुस्तान के इंटरनल मैटर्स की बड़ी फ़िक्र है, और अपनी मुल्क की दिफा हम इतनी करते हैं कि फ़ॉरेन सॉइल पे जाके अपने मुल्क को हम बदनाम करते हैं। तो ये है इमरान खान साहब की, मैं इन्हें गद्दार नहीं कहूँगी क्योंकि ये बहुत संगीन किसी पे इल्ज़ाम होता है, और ना मैं इन्हें मुल्क दुश्मन कहूँगी, लेकिन मुल्क से दुश्मनी इस तनाजुर में ज़रूर नज़र आती है कि आपने इस मुल्क के गरीब को गरीब तर कर दिया। आपने इस मुल्क के गरीब को ऐसी महंगाई की सुनामी में डुबो दिया कि जहाँ से वो अब अपना सर भी नहीं उठा पा रहे हैं। तो अगर इमरान खान साहब को ये तनकीद बर्दाश्त नहीं होती है और वो इस तरह के जुमले कसते हैं कि दुपट्टा पहन के इमरान खान साहब कंटेनर के ऊपर की नकलें उतारते थे, आप एक औरत है, मैं एक औरत हूँ, तो हमें औरतों को साथ लेके चलना है। हमें पाकिस्तान का आइन भी नहीं भूलना चाहिए। अगर एक मुल्क का लीडर जो कि वजीर आज़म की शक्ल में हमारे सामने हो, वो ये समझता है कि किसी की तजलील उसे औरत कहकर या उसके लिए मोनस, एक मर्द के लिए मोनस की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करके की जाती है, तो मैं इस पर शर्म का इजहार कर सकती हूँ, अफसोस का इजहार कर सकती हूँ, और मैं दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान को कोई बेहतर लीडर जल्द मिल जाए। सही, लेकिन शाज़ हमारी साहिबा ये अनफॉर्चुनेटली चीज़ें एक तरफ से नहीं हो रही हैं। अगर हम कहें कि इमरान खान साहब ने ये चीज़ की, ऑब्वियसली हम उनके ऊपर ज़्यादा तनकीद कर सकते हैं क्योंकि वो वज़ीर आज़म के अहदे पर फाइज हैं इस वक्त, और किसी तरह भी वज़ीर आज़म के अहदे पर बैठकर इस तरह की बात करना उनको ज़ेब नहीं देता। लेकिन दूसरी तरफ भी ये चीज़ें हो रही हैं। अभी एक स्टेटमेंट मेरे पास सईद गनी साहब का मौजूद है जिसमें वो फरमाते हैं कि फिरदौस आशिक अवान हड़प्पा से मिलने वाली मम्मी है। कल पार्लियामेंट में मुराद सईद के लिए गो बेबी गो के नारे भी लगे। बिलावल साहब ने भी शेख रशीद साहब के बारे में बेगैरत और पिंडी का शैतान जैसी टर्म्स जो हैं वो इस्तेमाल की हैं। तो ये एक तरफ से नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है कि जो अखलाकियात हुआ करती थी सियासत में, क्योंकि आप पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं चंद लोग, अगर वही इस तरह की बातें करेंगे तो क्या मयार गिर रहा है हमारे यहाँ सियासत का? आयशा, बात ये कि ये 90 की दिहाई में हमने देखा था, और आज तो खैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अपोजिशन की जमात है, लेकिन उनको भी हम इल्ज़ाम देते रहे कि आपने सियासी कल्चर को ख़राब किया, आपने सियासत में जिस तरह की एक अब्यूसिव लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया, चाहे वो बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा के हवाले से हो, चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से हो। आपने जिस तरीके से ख़वातीन लीडर्स को टारगेट किया, हम उन्हें कहते रहे कि आप माहौल ख़राब कर रहे हैं, और यहाँ तक बात आई कि फिर उनकी भी जो है वो ख़ुद भी शिकार होने लगे। अब पीटीआई ये तमाम चीज़ें कर रही है। तो कल्चर तो 90s में ये था, लेकिन हमें लगा कि जब एक नया बाब खुला चार्टर डेमोक्रेसी का, और जब देखा कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा 2 बड़ी सियासी जमातों ने किया है, तो हमें लगा कि दीगर जमातें भी इससे सबक हासिल करेंगी और पॉलिटिक्स को मजबूत करेंगी, अपने अंदर भी डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का जो है वो इजहार करेंगी। तो मेरा ख्याल है कि बेसिकली अगर हम क्रक्स समझे, डेमोक्रेसी की स्पेलिंग तो आती होगी, लेकिन डेमोक्रेसी के हम मतलब समझने से कासिर हैं। और इतने अहम फोरम पर जहां लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं पब्लिक एक्सचेकर के सेशन की एक दिन की जो कार्रवाई है उसके ऊपर,
اور آپ دیکھتی ہیں کہ اپوزیشن کے اراکین ایجنڈا لاتے بھی ہیں. میں نہیں کہوں گی کہ اپوزیشن ریئیکٹ نہیں کرتی, وہ کرتی ہے. جب منسٹرز کا رویہ یہ ہوتا ہے تو پھر اپوزیشن ریئیکٹ کرتی ہے. لیکن سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت حکومت وقت کی ہے کہ وہ اسمبلی کے ماحول کو بہتر کرے, سنجیدگی سے وہاں پروسیڈنگز کو چلایا جائے. اور اس میں اسپیکر صاحب کو بھی سمجھتی ہوں کہ اپنا رول ادا کرنا چاہیے. ڈیپیوٹی اسپیکر یا اسپیکر جو اس کرسی میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتے ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ڈیپیوٹی اسپیکر صاحب جب اس کرسی میں براجمان تھے, ایک پرائیویٹ ممبر ڈے تھا, اس روز بھی انہوں نے پرائیویٹ ممبرز مینز اٹس اے ڈے فار ممبرز ادر دین دا ممبرز دا گورنمنٹ منسٹرز, کہ وہ اپنا بزنس لائیں, اپنے بزنس پہ لیجسلیٹ کریں, ریزولوشنز لائیں. 100 پوائنٹس ایجنڈا تھا ہمارا ٹیوزڈے وچ واز اے پرائیویٹ ممبرز ڈے, کل ہی کی بات ہے. لیکن ڈیپوٹی اسپیکر صاحب جنہیں ذمہ داری سونپ گئے تھے اسپیکر صاحب, گو کہ وہ بھی بعض اوقات مایوس کرتے ہیں جس طرح اسمبلی چلاتے ہیں, لیکن جب وہ انہیں سونپ گئے تھے تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ منسٹرز کو کہا کہ جی آپ لیں موقع. حالانکہ ٹیکنیکلی he should have been the one to say کہ جی آج آپ نہیں بولیں گے, آج صرف رکن بولیں گے, چاہے وہ گورنمنٹ کے ممبرز ہوں یا وہ اپوزیشن کے ہوں. کہ لیکن یہ اراکین کا پرائیویٹ ممبرز ڈے ہوتا ہے, یہ بڑا اہم ہوتا ہے, یہ ہفتے میں ایک ہی دفعہ آتا ہے ٹیوزڈے کے دن. لیکن مجھے اس لیے افسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں آ تو گئے ہیں لیکن اس کے اسپرٹ کو نہیں سمجھتے. اور کیسے سمجھیں گے عائشہ اگر ان کے لیڈر دن رات اسی پارلیمنٹ کے اراکین کو چور ڈاکو کہیں گے, وہی پارلیمنٹ جس سے انہوں نے الیکشن جیتا, الیکٹ ہو کے پرائم منسٹر بنے, تو وہ اپنی ہی جس ادارے نے ان کو پیدا کیا ایز پرائم منسٹر, وہ تو اس کوک کی بھی عزت نہیں کرتے نا. لیکن شازیہ صاحبہ آپ کو نہیں لگتا پارلیمنٹ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ شروعات آپ لوگوں کی طرف سے کی گئی تھی؟ ہمیں یاد ہے آج بھی پہلے ہی دن بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ وزیراعظم صاحب کو سلیکٹڈ بلاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سلسلہ ہی شروع ہو جاتا ہے. تو یقیناً یہ بڑی زیادتی ہو گئی ان کے ساتھ, کیونکہ اس کے بعد تو پھر ہر کوئی ان کو سلیکٹڈ بلانا شروع ہو گیا. عائشہ میں آپ کو اس پہ, یہ تو اب خیر اب بات بھی پرانی ہوگی لیکن انہوں نے لائٹر نوٹ سمجھا, اگر آپ تو سمجھدار ہیں, لیکن ان کے لیے جو سمجھنا چاہیں کہ جب بلاول بھٹو صاحب نے انگریزی میں کہا سلیکٹڈ تو انہوں نے بڑی تالیاں بجائیں بحیثیت پرائم منسٹر, بڑے ڈیسک بجائے. لیکن جب وہ اردو میں تقریر کرنے لگے تو انہیں باتیں سمجھ میں آئیں اور اس پہ انہوں نے شور کیا. تو میرا خیال ہے یہ زبان کا مسئلہ تھا ان کے لیے, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں نا کہ سارے ہم جاہل اسمبلی میں, ہمیں نہیں آتی انگریزی, تو انہیں نہیں شاید سمجھ میں آئی. یہ وہی نون لیگ کے ساتھ ہوا تھا, جب کورٹ کا آرڈر آیا تھا تو انگریزی میں انہیں سمجھ نہیں آیا, اردو میں انہیں سمجھ آیا, تو پہلے دن وہ خوش تھے, دوسرے دن ریئیکٹ کیا. تو میرا خیال ہے کچھ یہی ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے تالیاں خوب بجائیں تھی سلیکٹڈ کی ٹرم میں. اینڈ عائشہ جو سلیکٹڈ کا لفظ ہے یہ کوئی اس کی اگر آپ کانوٹیشن میں جاتی ہیں, مطلب اس کی وہ کانوٹیشن یا یہ گالی کے زمرے میں نہیں آتا. یہ ایک پروسیس ہے. جی ہم سمجھتے ہیں کہ الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں وہ الیکٹڈ لوگ الیکشن پروسیس کے ذریعے آتے ہیں جو صاف شفاف پروسیس ہوتا ہے, جو کہ آئین کے آرٹیکل 218 میں بیان کیا ہوا ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ پروسیس آف الیکشن آف الیکٹنگ چوزن ریپرزینٹیٹیوز, جو کہ پریمبل آف پاکستان کانسٹیٹیوشن مینشنڈ ہے. تو جو چوزن ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ ول آف دا پیپل سے آتے ہیں. ہمارا تو ڈے ون سے یہ اعتراض ہے کہ the will of the people is not reflected in the results of these elections. اور پھر جب ہم یہ اعتراض کرتے ہیں, جو کہ آپ جب کرتے تھے تو جائز تھا, ہم کرتے ہیں تو ناجائز ہے. یہ پی ٹی آئی اور آج کی اپوزیشن یہ ان سے سوال کرتی ہے کہ جب آپ نے کہا کہ نون لیگ جیت کر آئی تو وہ جائز نہیں ہے نتائج. ہم کہتے ہیں ہمیں شک و شبہ ہے ان نتائج پر بھی, لیکن آپ کہتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو صرف بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو ہم نے شروع میں کہا, جو ہم نے جولائی یا اگست میں شور مچایا, پروٹیسٹ کیا, آج اس کے آپ نتائج دیکھ رہی ہیں نا کہ 8 ماہ میں آپ کو کیا اکاؤنٹیبلٹی, اگر تو یہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, اگر یہ ہم ان کی بھی بات مان لیں, تو آپ دیکھ رہی ہیں فیصلوں پہ غور کر لیں, کس طرح سے فیصلے کیے جا رہے ہیں, کس طرح سے فیصلے ڈیسیشنز کر کے ڈیسیشنز بدلے جا رہے ہیں. اور پھر لیڈر کہتے ہیں کہ یہ یو ٹرن ہے, اور ہر مہان اور بڑا لیڈر یو ٹرن لیا کرتا ہے. تو وی ہیو بیکم اے لافنگ اسٹاک فار ایوری ون. اب آپ یہ جاپان اور جرمنی کی بات بھی آپ نے سن لی,
جی بالکل سن لی, وہ تو کہتے ہیں نا سلپ آف ٹنگ ہے. چلیں خیر کوئی بات نہیں, لیکن وہ آپ کے احتجاج کرنے کی ایک وجہ بھی بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو احتجاج کر اسی لیے رہے ہیں, جو آپ بات بات پہ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا احتساب کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے آج ایک بار پھر سے کہا ہے کہ این آر او آپ کو نہیں ملنے والا. تو شاہزادہ صاحبہ کیوں مانگ رہے ہیں آپ این آر او؟ عائشہ ایک بات این آر او دینے والی ہوتی ہیں وردی والی حکومتیں, تو یا تو اب بتا دیں عمران خان صاحب کہ وہ وردی کی حکومت ہے, یعنی کہ وہ اس حکومت کو وردی, کیونکہ یہ این آر اوز تو ہوتے ہیں ڈکٹیٹرشپس میں, یہ این آر اوز تو آمریت کی ایک ٹرمنالوجی ہے. تو آپ اس دور میں اگر یہ این آر او کا رونا روتے ہیں تو یا تو یہ پھر اس کیفیت سے نہیں نکل پائے ہیں, ان کو اس کیفیت سے نکلنا ہوگا. بٹ فار یور ریکارڈ, فار دا ویورشپ جو آپ کی ہے اس پروگرام کی, کسی نے کسی سے این آر او نہیں مانگا, اور یہ وہ دور بھی نہیں ہے جہاں کس سے مانگیں جا کے, کس سے بات. مطلب وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ تو اس پارلیمنٹ میں آنا ہی مناسب نہیں سمجھتے جس پارلیمنٹ نے انہیں اس کرسی پہ بٹھایا ہے. 4 ووٹوں سے تو جیتے ہیں, باتیں ایسی کرتے ہیں بڑی بڑی. 4 ووٹوں سے جیتنے والی حکومت اپنے ایلائز کو ہی نہیں عزت دے سکتی. آج بھی مینگل صاحب بلوچستان سے اپنے دکھڑے بیان کر رہے تھے, اپنی تکلیف کا اظہار کر رہے تھے, اور وہ آج جس طرح بات کر رہے تھے وہ سب نے سنا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اب جو ہے وہ پرفارمنس کی طرف جانا چاہیے. میری زبان بھی بند ہو جائے گی بحیثیت اپوزیشن ممبر. آپ اینکر جن کو لفافہ اینکر کا ایک ملا ہوا ہے خطاب, یہ سب بھی بند ہو جائے گا. جو کرٹیسزم آپ بھی آپ اٹھاتے ہیں, ظاہری بات ہے آپ کو بھی رپورٹ کرنا ہوتا ہے, کچھ دکھے گا تو آپ اچھی بات کریں گے نا. یہ سب ختم ہو جائے گا اگر یہ حکومت پرفارم کرے. یہ سب ختم ہوگا جب عوام کو ریلیف ملے گی, جب گیس پرائسز 3-4 مرتبہ بڑھا چکے ہیں جب سے آئیں, 2 منی بجٹس دے چکے ہیں, بجلی بڑھا چکے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو عوام کو کہتے ہیں کہ اب تو آپ کی چیخیں نکلیں گی, اور ان کی چیخیں نکالتے ہیں. تو عائشہ یہ میں نے تو نہیں ساری سچویشن برپا کی یا پیدا کی, یہ ان کی 8 ماہ کی حکومت کا نتیجہ ہے. اگر حالات مشکل تھے تو ان کو اس کا اعتراف کرنا چاہیے تھا. عمران خان صاحب نے الیکشن سے پہلے اسد عمر صاحب کی کیمپین کے لیے جو ویڈیو فوٹیج جاری کیا, اس میں انہوں نے کہا کہ ان کی کنسٹیٹوئنٹس کو خطاب کیا اور کہا مخاطب ہو کر کہ ان کو آپ نے الیکٹ کرنا ہے, کیونکہ یہ آپ کے فائنانس منسٹر اور اس ملک کو یہ پتہ نہیں کن اونچائیوں پر لے جائیں گے. اگر کوئی اس معیشت کو دیکھ سکتا ہے اور سدھار سکتا ہے وہ اسد عمر ہے. 2 لوگ تھے جن کی گارنٹی انہوں نے لی تھی, ایک اپنی اور ایک اسد عمر کی. تو اب اسد عمر صاحب تو چلے گئے, ان کی گارنٹی کب تک چلے گی اب ہم دیکھیں گے. لیکن اپوزیشن چپ تو نہیں رہے گی نا, جو مسائل ہیں اس پر بات کرے گی. اب اطمینان سے مسئلوں کو سنیں اور مسئلوں کی حل کی طرف جائیں, ہمیں گالی دے کر مسئلہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. شازیہ مریض صاحبہ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھی. اپوزیشن تو چپ نہیں رہے گی, لیکن پی ٹی آئی کا مسئلہ اس وقت اپوزیشن ہی کا صرف نہیں لگ رہا, کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کچھ ایسے اختلافات اٹھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے علاوہ بھی بہت ساری آوازیں جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. دھڑے بندی تو پہلے ہی واضح طور پر ہمیں نظر آ رہی تھی, لیکن اب منسٹرز جو ہیں وہ جو کچھ پچھلے منسٹرز تھے ان کے اوپر الزام تراشیوں پر بھی اتر آئے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر کیا ہو رہا ہے, گورنر صاحب بھی آج پریس کانفرنس کرتے ہیں, اور اس کے بعد پرویز الہی بھی وزیر اعلیٰ صاحب کے دفاع میں آج بڑے مضبوط اور کھڑے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے, اس پر معروف صحافی ہمارے ساتھ ہوں گے سلیم صافی صاحب. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. حکومتی جماعت میں دھڑے بندی اور آپسی اختلافات کھل کر سامنے آ چکے ہیں. پہلے وزیر اعظم نے وزارتوں میں رد و بدل کیا, تو اب ان کے ہٹائے جانے والے وزراء کی کرپشن سے بھی پردہ اٹھ رہا ہے. اسی حوالے سے خود نئی کابینہ کی مشیر اطلاعات نے سابق وزیر پیٹرولیم پر کرپشن کا الزام عائد کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وزارت پیٹرولیم میں ڈاکہ مارا گیا اور اسی وجہ سے وزیر پیٹرولیم کو تبدیل بھی کیا گیا. یہ سنگین الزام کسی اور نے نہیں, خود حکومتی مشیر اطلاعات اپنے ہی وزیر پر عائد کر رہی ہیں. منسٹری کا چارج بھی دیا گیا, اور جو کمٹمنٹ کی گئی, جہاں ڈاکہ ڈلا, فج کی گئی آپ کی بلنگ کو, جان بوجھ کے اوپر نیچے سپائکس کر کے کمپیوٹر کے اندر فگرز کے ساتھ کھیلا گیا. اگر ہم سب اس سے مطمئن ہوتے, پرائم منسٹر کو آپ کے درد اور تکلیف کا احساس نہ ہوتا, تو وہاں منسٹر چینج نہ ہوتا.
यही नहीं, हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ भी इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ रहे हैं। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा और तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली नज़ीर चौहान के दरमियान तल्ख कलामी की फुटेज मंजर आम पर आ चुकी है। दोनों के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ, जिसके बाद वफाकी वजीर रुकन PTI के रवैये से नाराज होकर चले गए। बाकी लोग इंसान नहीं है, ये तो बाकी लोग बैठे हैं। मैं यहाँ पे नुमाइंदा हूँ सर। एक सेकंड मेरी बात जी बताएं, मैं सुन रहा हूँ, गौर से सुन रहा हूँ जी। लाहौरियां वाली ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਡਰਾਮੇ सर मैं लाहौर की बैठा सुन रहे हैं जी, मेरे नाल ड्रामे क्यों नहीं कर रहे सारी जिंदगी एक हो मैं सर की वजह से कुछ किया है, लोगों ने काम किए करने हैं सर। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀ कितने चार बंदे लेके बशर गए हैं, इस्लामाबाद में नहीं है। इस्लामाबाद जो कहा था, जो तुम्हारा अंदाज था इस्लामाबाद, उसी अंदाज में तुम्हें कहा था। जो तुम्हारा अंदाज आ गया इसी अंदाज में कह रहा हूँ। तो इन लोगों के काम इस अंदाज में बात किसने काम करना, लोगों ने काम किसने करने हैं। और इस झगड़े के बाद इत्तलात हैं कि पार्लिमानी सेक्रेटरी नज़ीर चौहान वज़ीर सेहत से भी उलझ पड़े। नज़ीर चौहान ने दफ्तर इख्तियार न मिलने पर पंजाब असम्बली में वावेला मचा दिया। इसी तरह के इख्तियारात की रस्साकशी पंजाब के स्पीकर परवेज इलाही और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के दरमियान भी मौजूद है, जिसकी वजह वज़ीर आला उस्मान बुज़दार थे। लेकिन आज परवेज इलाही उस्मान बुज़दार की हिमायत पर खुलकर सामने आ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में परवेज इलाही ने कहा कि वो इमरान खान और उस्मान बुज़दार के साथ खड़े हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं कि तमाम मुलाकातें वज़ीर आला को मजबूत बनाने के लिए हैं और सियासत में इख्तलाफात होते रहते हैं, जिसके बाद सवाल ये है कि क्या अब उस्मान बुज़दार के सर पर नाअहली के बायस तब्दील कर दिए जाने की लटकती तलवार हट जाएगी। चंद रोज से गवर्नर पंजाब सरवर को भी हटाए जाने की खबरें गर्म थी और इसके बायस भी अंदरूनी साजिशें और अंदरूनी इख्तलाफात ही को बताया जाता था। यही वजह है कि गवर्नर पंजाब ने पिछले चंद रोज में अहम तरीन मुलाकातें की और आज बिलाखिर उन्होंने गवर्नरी से इस्तीफा ना देने का ऐलान कर दिया। क्या इसके बाद पंजाब से बड़े ओहदों पर तब्दीली के साए छट जाएंगे और बुज़दार सरकार मजीद मुस्तहकम हो पाएगी? इसके अलावा अगर बात की जाए तो नैब के हवाले से भी तलवारें जो हैं वो लटक रही हैं बहुत सारे लोगों के सर पर, और आप शायद यकीन नहीं करें लेकिन अपने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी नैब की तहकीकात की जद में जो हैं वो आ चुके हैं। मारूफ सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। मलिक साहब, ये बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आ चुके हैं। अब जो PTI के अंदर की धड़ेबंदी है और इख्तलाफात वो तो काफ़ी देर पहले ही आ चुके थे, लेकिन अब एक और चीज़ होने लगी है कि जो वज़रा है वही एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने लगे हैं। आज जो बयान है मुशर इत्तलात का वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस हवाले से। उन्होंने कहा कि वजारत पेट्रोलियम में डाका मारा गया है, यानी जिस तरह वो किसी और पार्टी से होते हैं या फिर उनको इमरान खान साहब ने नहीं किसी और ने लगाया होता है। क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिस पे जो साबिक वज़रात थे उनके इक़दामात पे अब तनकीद की जा रही है। जैसा कि पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री तब्दीली इसलिए की गई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को कुछ उनकी रिजर्वेशन थी जिसके बिना पर सरवर साहब को हटाया गया। इसी तरीके से फवाद चौधरी साहब के भी जो इख्तलाफात थे, खासतौर पर अगर PTV वाला मसला आप देखें तो उसके बाद ये फैसला किया गया था कि फवाद साहब को वहाँ से हटा दिया जाएगा और फिरदौस आशिक गवान साहबा को मशीर इत्तलात लगाया जाएगा। तो ये वो वाक़यात हैं जो पहले जो वज़रात थे उनके इख्तलाफात थे और वो जो लीडरशिप के पास पहुँचे थे और जिसको इमरान खान सब समझते थे कि इसके लिए ज़रूरी है कि इन वज़रा को हटा के नए कलमदान दिए जाएँ, जिसके बाद ये बातें आज आपको होती नज़र आती हैं। और अगर ये बातें नए आने वाले वज़रा ना करें तो फिर कोई लाजक नहीं रहती कि काबीना में तब्दीली क्यों की गई थी। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताएगा कि ये पंजाब में तब्दीली के हवाले से भी बहुत बात होती रही है, पिछले दिनों में होती रही है और अब भी हो रही थी, लेकिन आज हमने एक डेवलपमेंट इसमें देखी है कि चौधरी परवेज इलाही साहब बहुत खुलकर सामने आया और बहुत खुलकर उन्होंने हिमायत का ऐलान किया। तो क्या समझा जाए, क्या एक रिलीफ होगा वज़ीर आला पंजाब के लिए कि उनकी सपोर्ट में अगर चौधरी परवेज इलाही साहब खड़े हो गए तो उनके जो हटाने की खबरें थी वो अब कुछ मांद पड़ जाएंगी और उनकी सूरत हाल इस वक्त कुछ सिक्योर मालूम पड़ रही है आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि पंजाब में मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म और चौधरी बरादरान ये वाज़ेह तौर पे उस्मान बुज़दार साहब के साथ हैं। जिस रोज़ से उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं उस रोज़ से ही उनका ये फैसला है कि वो उस्मान बुज़दार साहब को सपोर्ट करेंगे। बाकी PTI के अंदर वो लोग जो मुख्तलिफ धड़े थे PTI के अंदर, खासतौर पर उस्मान बुज़दार साहब की नामजदगी से पहले जो कोशिशें कर रहे थे कि उनकी मर्जी का या उन्हें पंजाब में वज़ीर आला होना चाहिए, तो उन्होंने अपनी मुख्तलिफ कोशिशें जारी रखी और जिस इख्तलाफात भी मुख्तलिफ औकात में सामने आते रहे।
चौधरी सरवर साहब के हवाले से आपको याद होगा, चौधरी बिरादरान ने बड़े वाज़ेह तौर पर एक वीडियो लीक हुई थी जिसमें कहा गया था कि सरवर साहब को रोकें, क्योंकि उस वक्त भी सरवर साहब की तरफ से कुछ ऐसी बातें आ रही थी जिसपे चौधरी बिरादरान को एतराज़ात थे। तो अब आज आपने देखा कि सरवर साहब गवर्नर पंजाब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि वो ना कोई पंजाब में कुछ इस्तीफा दे रहा है, ना कोई तब्दीली आ रही है। दर हकीकत चौधरी सरवर साहब को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ से बड़ा सख्त मैसेज दिया गया था, और उन तमाम धड़ों को इमरान खान साहब की तरफ से मैसेज दिया गया है कि जो बरसरे पेकार हैं और जो चाहते हैं कि पंजाब के अंदर वजारत आला की सतह पे कोई तब्दीली लाई जाए, तो इमरान खान साहब उन धड़ों से नाराज भी थे और सरवर साहब को भी इसका पैगाम दिया गया, जिसके बाद सरवर साहब ने आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस बात का वाज़ेह इशारा दिया कि कोई पंजाब में तब्दीली नहीं लाई जा रही। इसलिए मैं समझता हूँ कि शायद उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से इमरान खान साहब यकसू हैं, वो चाहते हैं कि वो डिलीवर भी करें, और जो कोई उनकी मुखालफत भी करता है तो उसको कोई इमरान खान साहब की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती, बल्कि इमरान खान साहब नाराजगी का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात होगी कुछ मईशत के हवाले से, क्योंकि मईशत में एक बड़ी तब्दीली आ चुकी है, तब्दीली हुकूमत एक तब्दीली ला चुकी है। असद उमर की जगह अब्दुल हफीज़ शेख जो हैं वो अपनी कुर्सी पर बराजमान हो चुके हैं। अब कौम उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखे, क्या उम्मीदें लगानी चाहिए, और असद उमर ऑब्वियसली तकरीर उन्होंने की और कुछ खाइफ भी दिखे, बात करेंगे इस हवाले से भी। फ़ारूक सलीम हमारे साथ मौजूद होंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने मुस्ताफ़ी होने के बाद पहली बार ऐवान में तशरीफ़ लाए वो, और उन्होंने ऐवान में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने पीपल्स पार्टी के 5 साल दौरे हुकूमत में ख़जाने की सूरत हाल की याद दिलाई और बिलावल भुट्टो को कहा कि शायद आप वो सुनहरी दौर भूल गए हैं। आज साबिक वज़ीर ख़ज़ाना के खिताब में उनकी जानिब से जिस अंदाज से पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ख़जाने की सूरत हाल पर इजहार ख्याल किया, इससे यूं दिखाई दे रहा था जैसे साबिक वज़ीर ख़ज़ाना दरअसल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को याद दिला रही हूं कि इनके नए मुशीर खजाना की कारकर्दगी क्या रह चुकी है। साबिक वज़ीर खजाना की तकरीर में महंगाई में इजाफे और टैक्स अहदाफ के पूरा ना होने का एतराफ़ तो जरूर था, लेकिन आज खिलाफ मामूल उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जिक्र अपनी तकरीर में नहीं किया, ना ही उनकी क़यादत के लिए वो तारीफी कलमात कहे जो वो हमेशा कहा करते थे। लेकिन पीपल्स पार्टी के दौर में खजाने की सूरत हाल का उन्होंने खूब जायजा लिया और मौजूदा मुशीर खजाना जिसे वज़ीर-ए-आज़म ने असद उमर को निकाल कर अपनी टीम का हिस्सा बनाया है, उनकी गुज़श्ता कारकर्दगी पर खूब रोशनी भी डाली। उन्होंने पीपल्स पार्टी के 2008 से 2013 तक के 5 साला दौरे हुकूमत में जब हफीज शेख खजाने के वजीर हुआ करते थे, उस दौर में खजाने की सूरत हाल कुछ यूं बयान की। इस साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मईशत की तरक्की की रफ्तार 0.4%। 5 साल में औसत तरक्की की रफ्तार मईशत की 2.8%। 5 साल अफराते ज़र की औसत क्या थी? 12.3%। 12.3% औसत 5 साल के ऊपर। औसत बजट का खसारा औसत 5 साल 7%। औसत खसारा महसूलात आए उसके अंदर सालाना 8% की कमी थी। वाहिद हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में जिसके एक दौरे हुकूमत के अंदर पाकिस्तान के जो कौमी कर्जे हैं वो दुगने से भी ज्यादा हो गए। असद उमर की तकरीर पर खुर्शीद शाह ने भी दिया रद्द-ए-अमल। उन्होंने भी साबिक वज़ीर खजाना की तकरीर के बारे में कहा कि साबिक वज़ीर खजाना दरअसल ऑपोजिशन पर तनकीद नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका निशाना हफीज शेख है। नाराजगी नहीं थी जो अभी स्पीकर साहब अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, हम पे नाराजगी नहीं थी। मैं मानता हूं उस भाई ने हम पे नाराजगी नहीं की, दिखावा हम थे। असल में हफीज शेख की अपॉइंटमेंट पे नाराजगी थी कि ये पीपुल्स पार्टी को फिर ले आए हैं। 2.5 साल वो मिनिस्टर रहा तो कर्जे लिए या खर्च हुए तो उससे हिसाब अब आके वो जवाब देने यहां। अब नए पाकिस्तान की नई काबीना आ चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म की नई मुआशी टीम ने चार्ज संभाल लिया है। अब सवाल यह है कि मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख क्या मुआशी अहदाफ हासिल कर पाएंगे? क्या वो वज़ीर खजाना जिसकी गुज़श्ता परफॉर्मेंस बक़ौल असद उमर इंतहाई ख़राब और तारीख में बदतरीन रही, जिस परफॉर्मेंस पर असद उमर इन्हें नाअहल तरीन कह रहे थे, जिसकी वजारत के दौरान मईशत की रफ्तार सुस्त तरीन, महंगाई और गुर्बत में इजाफा सबसे ज़्यादा हुआ, जो बजट के खसारे को रोकने में नाकाम रहे, टैक्स के अहदाफ में 5% कमी हुई,
कर्जों में 135% इजाफा हुआ। वो वज़ीर खजाना जिसे असद उमर ने तंजिया तौर पर पीपल्स पार्टी का सुरमा कहा, क्या आप बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल को पटरी पर चढ़ा पाएंगे? इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशी अमूर डॉक्टर फारूक सलीम साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपको भी यकीन इल्म होगा कि साबिक वज़ीर खजाना जो हैं वो काफ़ी नाराज़ और खौफ दिखाई देते हैं, लेकिन असल मसला तो यही है कि किसी तरीके से मईशत की जो गाड़ी है वो पटरी पर वापस आ जाए। अब्दुल हफीज शेख की तैनाती हो चुकी, किस किस्म की बेहतरी, कितनी बेहतरी और कितनी जल्द बेहतरी की उम्मीद रखें? देखिए, पिछले 6-7 महीनों में जो तीन चार चीज़ें उभर के सामने आई हैं, उनमें से एक तो ये है कि बिजनेस कम्युनिटी का एतबार और एतमाद का जो रिश्ता था वजारत खजाना के साथ, वो कुछ ढल सा गया था, बड़ा कमज़ोर हो गया था। दूसरा इशू बहुत बड़ा ये रहा है कि अवाम में जो डर और खौफ की फ़ज़ा फैली हुई थी, उसके नतीजे में जो सरमायाकार तबका था, जो कैपिटल रखने वाला तबकात थे पाकिस्तान के, उन्होंने अपना सरमाया मईशत से निकाल लिया था। वो घरों में रख लिया था, कुछ डॉलर्स में कन्वर्ट कर लिया था, कुछ लॉकर्स में डाल दिया, तो मईशत के अंदर से पैसा निकल गया था। और फिर एक गैर यकीनी की फ़ज़ा सी फैली थी कि IMF के अंदर जा रहे हैं, नहीं जा रहे, किन शराइत पे जाएंगे। हफीज शेख साहब के सामने 3 चैलेंजेस होंगे। पहला चैलेंज तो ये होगा कि वो एतबार और एतमाद का रिश्ता जो वजारत खजाना और बाकी पाकिस्तानी कम्युनिटी के दरमियान से ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा था, उसको री इस्टेब्लिश करना, उसको दोबारा किस तरह इस्टेब्लिश किया जाएगा। और फिर वो डर और खौफ की फ़ज़ा जो फैल गई थी, उसको किस तरह वापस लेना है और किस तरह मईशत को बहाल करना है एक दफ़ा दोबारा से। और तीसरा स्टेप इमीडिएट जो सामने आप देखिएगा कि कितनी जल्दी पाकिस्तान IMF के पैकेज का हिस्सा बन जाता है, बन सकता है। जैसे ही बन जाएंगे, मेरा ख्याल ये है कि जो बैरूनी सेक्टर है, जो डॉलर का सेक्टर है पाकिस्तान का, उसमें बड़ी हद तक एक वो स्टेबिलिटी सी आ जाएगी। सही, लेकिन डॉक्टर साहब ऑब्वियसली बड़ा मुआशी बहरान है। ये तो आपने बात की वज़ीर ख़जाना की, जो कि ख़जाने के मनसब पे अब हायर हो चुके हैं। मुझे ये बताएगा कि टीम भी ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है। पिछली जो टीम थी वो हमेशा हमें ये गिला करती हुई नज़र आती थी, जिसको इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के तौर पर वो टीम बनाई गई थी। वो कहते थे कि हमारी राय ली नहीं जाती, मीटिंग्स बुलाई नहीं जाती। अब जो नई टीम बनी है जिसके कन्वीनर जहांगीर तरीन साहब होंगे, उस टीम से किस किस्म की उम्मीदें रखी जाएँ और वो कितनी एक्टिव नज़र आएगी हमें? देखिए, कमेटीज़ की और टास्क फोर्सेस की तारीख पिछले 8 या 9 महीने की कुछ ऐसी है कि 35 के करीब टास्क फोर्सेस और कमेटीज़ बनाई गई थी, और ये सितंबर से चल रही हैं, कोई अक्टूबर में बनाई गई, कुछ कमेटीज़ नवंबर में भी बनाई गई, लेकिन उनकी किसी की भी एक ना रिपोर्ट कोई सामने आई है और ना ही उनकी कोई कारकर्दगी सामने आई। यहाँ पे वजारत खजाना के हवाले से जिस शख्स ने काम करना होगा वो डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख साहब हैं। एक बदकिस्मती हमारी ये रही है कि हम किसी किस्म के सिस्टम्स नहीं बना सके। जब सिस्टम्स होते हैं तो फिर शख्सियात की इम्पोर्टेंस कम रह जाती है और सिस्टम चलना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ क्योंकि सिस्टम्स नहीं हैं तो फिर शख्सियात की इतनी इम्पोर्टेंस रहती है। यहाँ पे मैं नहीं समझता हूँ कि टास्क फोर्सेस या इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटीज, उनका एडवाइजरी रोल जरूर हो सकता है, लेकिन उनका किसी किस्म का एग्जीक्यूटिव रोल के हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आए। आपने पहले सवाल में पूछा कि हम क्या उम्मीद रख सकते हैं अगले 5-6 महीनों में, तो माशी हालात कुछ ऐसे हैं कि बहुत बड़ा एक टीका जो हमें पिछले 2 या 3 महीनों में लगा है, जो मैं समझता हूँ कि 600 या 700 अरब रुपए का है, तकरीबन इतना ही टीका मजीद लगना बाकी है। तकरीबन 140 बिलियन रुपए की बिजली के सेक्टर में जो नुकसानात हैं वो सार्फिन के ऊपर मुंतकिल होने होंगे। तकरीबन 150 अरब रुपए के गैस के सेक्टर के जो वाजबात हैं वो इवेंचुअली कंज्यूमर्स को पे करने पड़ेंगे, और IMF के कहने के मुताबिक तकरीबन 600 से 700 अरब रुपए के मजीद नए टैक्सेस पाकिस्तान के ऊपर अगले कुछ महीने में लगने चले हैं। तो महंगाई मजीद होगी, रुपए में शायद मजीद गिरावट हो। ठीक है, महंगाई मजीद होगी, ये तो आपने बता दिया आवाम को। मुझे ये बताएगा कि अभी आपने कहा कि हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि इदारे मजबूत नहीं होते, शख्सियत जो है उसके सर पर होता है। तो अगर शख्सियत के सर पर होता है तो अब्दुल हफीज शेख के सर पर फिर उस तरह जिम्मेदारी आ जाएगी। अगर खुदा न खास्ता आने वाले कुछ महीने अच्छे नहीं रहते हैं, सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती, जिस तरह के असद उमर के सर पर 8 महीने की जो कारकर्दगी थी मईशत के हवाले से वो डाल दी गई, या फिर आपको लगता है कि असद उमर के जाने में कुछ और फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं
کچھ انٹرنیشنل پریشر ہے، کیونکہ IMF کی، ایشیائی بینک کی، ورلڈ بینک کی رپورٹس بھی ان کے جانے سے کچھ عرصہ پہلے بہت نیگیٹو تھیں؟ دیکھیے ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کے پاس دو خصوصیات ہیں، ایک تو تجربہ بے تحاشا ہے اور صلاحیت کا مظاہرہ وہ پہلے بھی کر چکے ہیں. وہ سندھ میں فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں اور ان کے دوران سندھ کی فائنانس منسٹری اچھی کارکردگی کر رہی تھی. پھر وہ نجکاری کے وزیر رہ چکے ہیں اور ان کے دوران تقریباً 5 سے 6 ارب ڈالر کی نجکاری بھی پاکستان نے ہوتے دیکھی. پھر وفاقی وزیر تھے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں، تو ان کے پاس صلاحیت بھی ہے، تجربہ بھی ہے. ان کا ایک پرانا سیاسی تعلق جو ہے، کوئی سیکنڈ جنریشن والا سیاسی تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا ہے. ان کے والد صاحب ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے اور انہوں نے بڑا اہم رول ایک اختیار کیا تھا، پلے کیا تھا پیپلز پارٹی کے بنانے میں. تو ان کے پاس ایک ٹھوس قسم کی اکنامک، ان کے پاس ایک تجربہ تو یقیناً موجود ہے. بہت شکریہ فاروق سلیم صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے، معیشت پر تفصیلاً گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کچھ اچھی چیزیں جو ہیں وہ عبدالحفیظ شیخ کی پرسنالٹی کے حوالے سے بتائی ہیں کہ کس طرح وہ چیزیں کنٹرول کرنے کی اہلیت بہرحال رکھتے ہیں. اگلے آنے والے مہینے بتائیں گے کہ معیشت میں کتنی بہتری آتی ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.